दोस्तों, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक बार बहुत ही सटीक और चुभती हुई चेतावनी दी थी। उन्होंने खुले मन से कहा था कि आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप पाल करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा। याद रखिए, एक दिन वो आपको जरूर डसेगा। दोस्तों, आज जब हम इस बदलते हुए ग्लोबल मैप और मिलिट्री डायनामिक्स को देखते हैं तो वो चेतावनी एक भयानक सच के रूप में तब्दील हो चुकी है। जिस देश ने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ के नाम पर प्रॉक्सी वॉर को अपना सबसे बड़ा और अचूक हथियार माना, आज वही हथियार उसकी अपनी ही गर्दन बड़ी बेरहमी से काट रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान से जो तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया जिसने पूरे साउथ एशिया के पावर बैलेंस के अंदर ऐसा भूचाल ला दिया है कि बड़े बड़े मुल्कों की सरकारें इमरजेंसी मीटिंग्स कर रही हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े भस्मासुर इफेक्ट यानी फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर इफेक्ट का सामना कर रहा है। जिन खतरनाक आतंकी गुटों को पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत और अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए पाला पोसा था, आज वो उसी देश की जड़ें इतनी गहराई से खोद रहे हैं कि खुद पूरा सत्ता प्रतिष्ठान और रावलपिंडी का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हिल चुका है। अब दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, शनिवार की रात थी जब पूरा पाकिस्तान गहरी नींद के अंदर सो रहा था। तब उनके सबसे बड़े शहर और आर्थिक राजधानी कराची के अंदर एक ऐसा भीषण धमाका हुआ जिसने पूरे सिस्टम की जड़ें हमेशा के लिए उड़ा दी। दोस्तों, गुलिस्तान ए जौहर इलाके के अंदर मौजूद पाकिस्तानी फौज की पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर एक बड़ा ही खौफनाक और चौंकाने वाला हमला किया गया। विश्वस्त रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी को सीधे रेंजर्स के कंपाउंड के मेन गेट से पूरी रफ्तार के अंदर टकरा दिया गया। दोस्तों, ये कोई छिटपुट घटना या फिर मामूली विद्रोह नहीं था, बल्कि एक हाईली कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ग्रेड असॉल्ट था जिसे बहुत ही प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया गया था। धमाके के तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस आतंकवादी कंपाउंड के अंदर घुस गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक हैंड ग्रेनेड फेंके गए और कई धमाकों की आवाज़ों से पूरा कराची शहर दहल उठा। ऐसा लगा जैसे शहर के बीचों बीच कोई एक्टिव वॉर जोन बन गया हो। एंटी टेररिस्ट फोर्स और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा और करीब 90 मिनट तक चले इस भीषण एनकाउंटर के अंदर 4 पाकिस्तानी रेंजर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 हमलावर भी मारे गए। कराची जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर के अंदर ऐसा हमला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की पोल खोलता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि पाकिस्तान के इतने सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य इलाके के अंदर इतना दुस्साहसिक हमला करने की हिम्मत आखिर किसने की है। तो दोस्तों, इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी ली है जमात उल अहरार नाम के एक बेहद खूंखार संगठन ने। अब दोस्तों, आपके मन में स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहा होगा कि ये संगठन आखिर है क्या और ये अचानक इतना एक्टिव और पावरफुल कैसे हो गया। तो दोस्तों, जमात उल अहरार असल में प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का ही एक उग्र धड़ा है, जिसकी स्थापना साल 2014 के अंदर उमर खालिद खुरासानी ने की थी। ये वही संगठन है जिसने नवंबर 2014 में वाघा बॉर्डर पर और 2016 के अंदर लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क के अंदर खौफनाक आत्मघाती हमले करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान की फौज ने बड़े ही गर्व के साथ में दावा किया था कि उन्होंने ऑपरेशन जरब-ए-अज़ब और रद उल फसाद चला करके इन तमाम संगठनों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। लेकिन साल 2020 में जब जमात उल अहरार का टीटीपी के अंदर फिर से विलय हुआ तो ये और भी ज़्यादा घातक और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत बनकर के उभरा। दोस्तों, आज ये संगठन
खुलाफा ए राशिदीन इस्तिशहादी ब्रिगेड नाम से एक खतरनाक आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल कर रहा है और इसका सीधा निशाना अब पाकिस्तान की ही फौज है, जिसने कभी इन्हें अपने फायदे के लिए पाला पोसा था। जो बात दोस्तों सामने आ रही है, असल खेल उससे कहीं बड़ा है। दोस्तों, ये कराची का हमला सिर्फ एक रैंडम घटना नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े, गहरे और खूनी बदले की कड़ी का हिस्सा है। इस बदले की आग की शुरुआत असल में कुछ महीने पहले ही हो गई थी, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक ऐसा मिलिट्री टकराव हुआ जिसने पूरे रीजन को हिला करके रख दिया। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि मार्च 2026 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर घुस करके एक भयंकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान का आधिकारिक दावा था कि वो तालिबान की मिलिट्री बेसिस और टीटीपी के खुफिया ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी कुछ और ही थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट्स और ग्राउंड इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने काबुल के अंदर मौजूद 2000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल यानी कि उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के ऊपर बेरहमी से बमबारी की थी। इस एक दुस्साहसिक हमले ने पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के अंदर तहलका मचा दिया था। उस भयानक रात काबुल में जो कुछ हुआ वो जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक सीधा और क्रूर उल्लंघन था। अफगान सरकार और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनामा की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक के अंदर 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए। मरने वालों के अंदर कोई आतंकवादी था ही नहीं, बल्कि ज्यादातर वो बेगुनाह लोग थे, वो नागरिक थे, युवा थे, मरीज थे, जो उस नशा मुक्ति केंद्र के अंदर अपना इलाज करवा करके नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। दोस्तों, हॉस्पिटल की 180 फीट लंबी मुख्य इमारत, मरीजों का प्रार्थना कक्ष और रिकवरी वार्ड पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने सैटेलाइट इमेजरी और वीडियो फुटेज का गहराई से एनालिसिस करके इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि निशाना गलती से नहीं लगा था, बल्कि सीधे तौर पर हॉस्पिटल को ही टारगेट किया गया था। दोस्तों, अफगान तालिबान के प्रवक्ताओं और शीर्ष लीडर्स ने इसे खुलेआम एक अमानवीय युद्ध अपराध करार दिया था और कड़ी चेतावनी दी थी कि इस खून का बदला बहुत जल्द और बहुत भयानक तरीके से लिया जाएगा। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, काबुल के अंदर पाकिस्तान की निर्मम एयर स्ट्राइक और उसके सीधे जवाब में कराची के अंदर पाकिस्तानी रेंजर्स के ऊपर जमात उल अहरार का घातक हमला, ये साफ तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत और उसके द्वारा ही बनाए गए आतंकी इकोसिस्टम के बीच में एक फुल स्केल अघोषित वॉर बन चुका है। पाकिस्तान दशकों से एक बहुत ही खतरनाक, खोखली और दोहरी नीति के ऊपर चल रहा था, जिसे कूटनीतिक भाषा में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की पॉलिसी कहा जाता है। दोस्तों, रावलपिंडी के अंदर बैठे जनरल्स और नीति निर्माताओं का ये दृढ़ मानना था कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठन उनके लिए गुड टेररिस्ट हैं, क्योंकि वो भारत और अफगानिस्तान की सरजमी पर खून खराबा करते हैं और पाकिस्तान के लिए विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। वहीं जो संगठन पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ बोलते हैं वो बैड टेररिस्ट हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये भूल गया कि आतंकवाद की कोई सीमा, कोई वफादारी, कोई नियम नहीं होते। साल 2021 के अंदर जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद में तालिबान ने सत्ता के ऊपर कब्जा किया था, तब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और ISI के पूर्व चीफ ने काबुल के अंदर बैठ करके जश्न मनाया था। उन्हें लगा था कि उन्हें अफगानिस्तान में एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है और अब उनके पास में एक कठपुतली गवर्नमेंट भी आ गई है। लेकिन दांव अब पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। अफगान तालिबान की शानदार वापसी से टीटीपी को एक नई वैचारिक और सैन्य संजीवनी बूटी मिल गई है। दोस्तों, आज वही टीटीपी अफगानिस्तान के सुरक्षित ठिकानों के अंदर पनाह लेता है और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेकर के कराची की सड़कों तक पाकिस्तानी सत्ता को लहूलुहान कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ डुरंड लाइन या फिर अफगान बॉर्डर के खूनी संघर्ष तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के भीतर एक और बड़ा ज्वालामुखी फट चुका है, जिसकी तपिश और राख लखनऊ से लेकर के बीजिंग तक महसूस की जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा,
खनिजों और प्राकृतिक गैस से भरा हुआ लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा शोषित और दबाया हुआ प्रांत। दशकों तक पाकिस्तानी फौज ने बलूच लोगों के साथ में अपने ही देश में दोयम दर्जे का बर्ताव किया है। वहां के पढ़े लिखे युवाओं, पत्रकारों और एक्टिविस्टों का जबरन अपहरण किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कहा जाता है। उनके बहुमूल्य संसाधनों को बेरहमी से लूटा है और फिर इस लूट के अंदर एंट्री हुई चाइना की। सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के नाम पर पूरे बलूचिस्तान को जैसे एक चाइनीज कॉलोनी के अंदर तब्दील कर दिया गया। लेकिन हर दमन की एक सीमा होती है और अब बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने एक ऐसा उग्र और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है कि पाकिस्तानी फौज के जनरल्स के पसीने छूट चुके हैं। दोस्तों, बलूच विद्रोही अब सीधे तौर पर पाकिस्तानी राज्य की जड़ों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों, आज बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि वहां कोई भी पाकिस्तानी सैनिक या चीनी इंजीनियर्स खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। BLA की मजीद ब्रिगेड के फिदाइन हमले इतने ज्यादा सटीक, आधुनिक और घातक हो चुके हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का टॉप लीडरशिप भी इस्लामाबाद की इस नाकामी के ऊपर बुरी तरह भड़का हुआ है। चाइना ने राजनयिक चैनलों के जरिए साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने देश के अंदर अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स और चाइनीज नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता नहीं कर सकता है तो वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स समेट लेंगे या फिर अपने खुद की प्राइवेट आर्मी को पाकिस्तान की धरती पर डिप्लॉय कर देंगे। दोस्तों, सोचिए, एक सॉवरेन और परमाणु संपन्न देश के लिए इससे बड़ी कूटनीतिक शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि उसका ऑल वेदर फ्रेंड भी अब उसकी कैपेसिटी के ऊपर सरेआम अविश्वास जताता है। इस बिगड़ते सुरक्षा माहौल का सीधा असर इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। विदेशी इन्वेस्टमेंट या फिर FDI पूरी तरीके से सूख चुकी है। लगातार हो रहे बम धमाकों, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर लीडरशिप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ICU के अंदर धकेल दिया है। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सऊदी अरेबिया, साथ ही UAE जैसे पुराने मुस्लिम कंट्रीज भी अब बिना कड़ी, पारदर्शी और अपमानजनक शर्तों के साथ में पाकिस्तान को $1 का भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक ही सीमित है तो आपको POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की मौजूदा ग्राउंड रियलिटी को भी बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। दशकों तक दोस्तों पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और भारत के खिलाफ जहर उगला। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों का हमदर्द बनने का नाटक किया, लेकिन आज उसी POK के अंदर पाकिस्तान के काले शासन के खिलाफ एक भयंकर जन आंदोलन चल रहा है। वहां के आम नागरिक पाकिस्तानी फौज के शोषण, भारी टैक्स, आटे दाल जैसी बुनियादी चीज़ों की भयंकर किल्लत और नीलम वैली के संसाधनों की बेतहाशा लूट के खिलाफ खुल करके सड़कों पर उतर आए हैं। अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले लाखों लोग खुलेआम पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने वहां भी हालात संभालने के लिए अपना वही पुराना और क्रूर तरीका अपनाया है, लाठीचार्ज, आंसू गैस, फायरिंग और इंटरनेट शटडाउन। लेकिन दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग और भारत के साथ में जुड़ने की दबी हुई आवाज़ें अब और भी ज़्यादा बुलंद हो चुकी हैं। यानी जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने का सपना देखा करता था, आज उसी कश्मीर में उसकी फर्जी सत्ता ताश के महल की तरह भरभरा करके गिर चुकी है। इन सभी मोर्चों के ऊपर एक साथ मिल रही करारी हार ने पाकिस्तान के भीतर एक ऐसा भयानक वैचारिक और सामाजिक संकट पैदा कर दिया है जिसका कोई भी समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। आतंकवादियों को वैचारिक समर्थन देने के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से धार्मिक कट्टरपंथ को अपनी अघोषित स्टेट पॉलिसी बनाई थी, आज उसी कट्टरपंथ ने वहां के पूरे समाज को निगल लिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP जैसे चरमपंथी संगठन आज सड़क पर इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि वो ईश निंदा या फिर किसी भी दूसरे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर पूरे देश को हफ्तों तक बंधक बना लेते हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन उनके सामने पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ आसमान छूती महंगाई है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की
ग्रे लिस्ट में वापस जाने की तलवार हमेशा लटकी रहती है, तो दूसरी तरफ देश की सड़कों पर गृह युद्ध, अराजकता जैसे हालात हैं। पाकिस्तान आज एक फेल्ड स्टेट बनने के कगार पर है, जो ना तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा कर पा रहा है, ना ही अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी दे पा रहा है, और ना ही अपने पाले हुए आतंकवादियों को कंट्रोल कर पा रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे बदलते हुए ग्लोबल सिनेरियो के अंदर भारत का एंगल समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए यह बहुत बड़ा निर्णायक स्ट्रेटेजिक मोमेंट है। दशकों से भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर चीख चीख करके सबूतों के साथ कह रहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद की एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फैक्ट्री है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर के G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तक भारत ने हमेशा दुनिया को आगाह किया कि जो आतंकवाद आज सिर्फ हमारे लिए खतरा बना हुआ है, वो कल पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तबाह करके रख देगा। आज भारत की वो सारी चेतावनियां पूरी तरह से सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इस मौजूदा बदहाली ने भारत को एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक तरफा कूटनीतिक बढ़त दे दी है। जब पाकिस्तान अपनी ही पैदा की हुई आग के अंदर जल रहा है और भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, ठीक उसी वक्त भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभरा है। हमारा इंडिजिनियस डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम और भरोसेमंद हिस्सा बनकर के उभरे हैं, और दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स सुरक्षित भविष्य के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।